ये समझिए वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वंशानुक्रम। प्रत्येक जो ह्यूमन है या प्रत्येक क्या होती है, वंशानुक्रम की परिभाषा क्या है? प्रत्येक मनुष्य या व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक आदि जो हैं गुण उनके पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं। इन मिश्रित गुणों के समूह को ही क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। जो हमारे मानसिक, हमारी सोच वैसी हो जाती है, हमारी शारीरिक बनावट होती है, हमारा व्यवहार भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें पूर्वजों से मिला हुआ गुण होता है। तो जो ये मिश्रित गुण है ये क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, वंशानुक्रम कहा जाता है। वास्तव में वंशानुक्रम एक अमूर्त यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते, वह जैविकीय दृष्टि से अत्यंत धारणा है जो पूर्वजों के व्यवहारों की तुलना करके जाना जाता है। व्यक्ति के जन्मजात गुण ही उसका वंशानुक्रम है। जन्म के समय जिस तरह का बच्चा होता है, लोग कहते हैं ये अपनी दादी की तरह गया है, बुआ की तरह गया है, नानी की तरह गया, अपने पापा की तरह गया। तो ये सारे जो जन्मजात गुण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम की परिभाषाएं कुछ पूछी जाती हैं, उनमें वुडवर्थ की परिभाषा ज़्यादातर वुडवर्थ की ही पूछी जाती है और परिभाषा नहीं पूछी जाती। वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं। वुडवर्थ ने कहा है वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि जन्म से लगभग 9 महीने पहले, इट मीन्स जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उस समय से विद्यमान थी, और व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का उत्पाद है या प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं कि ये किसका प्रोडक्ट है। जो बच्चा, छोटा बच्चा जन्म लेता है वो किसका प्रोडक्ट है, वो वंशानुक्रम जो उसके पेरेंटिंग से मिला आ रहा है और जैसा वो इन्वायरमेंट है। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, जो प्रोडक्ट या उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है, वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? जेम्स ड्रेवर ने कहा शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का पिता से संतानों को हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। इसमें जेम्स ड्रेवर ने सिर्फ एक ही चीज़ को डिफाइन करा है। इन्होंने सिर्फ पेरेंट्स में जो है फादर को ही डिफाइन करा है, लेकिन ये गलत है। मदर के भी जो हमारे अंदर गुण आते हैं वो मदर के भी गुण आते हैं। तो इन्होंने, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का पिता से संतानों में हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड के अनुसार व्यक्ति का वंशानुक्रम उसके माता पिता व अन्य पूर्वजों के व्युत्पन्न सभी संरचना, भौतिक, शारीरिक क्रियाएं व गुण हैं। डगलस का इतना नहीं पूछा जाता है, जेम्स ड्रेवर ज़्यादातर, और जो है ये वुडवर्थ आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वंशानुक्रम के नियम क्या हैं? क्या है वंशानुक्रम, क्या होता है? इनमें समानता का नियम है। इसके कुछ नियम बताए गए हैं। वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से होते हैं? समानता का नियम होता है, भिन्नता का नियम होता है, प्रत्यागमन का नियम होता है, चयनित गुणों का सिद्धांत का नियम है, माता पिता के पक्षों का नियम है और संयोग का नियम है। तो ये 6 नियम जो हैं वंशानुक्रम से संबंधित हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से वंशानुक्रम प्रोसेस करता है या काम करता है? जीन्स, जो हमारे जीन होते हैं वो वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं। वाहक का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, वो क्या कहलाते हैं, वाहक। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पितृक कहते हैं, यानी कि जो पिता से मिले हुए गुण हैं उसे पितृक कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से हमारा कौन काम करता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ये जो हमारे जो जीन होते हैं वो डीएनए और आरएनए के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ये जैविक गुण होते हैं, ये बायोलॉजिकल होते हैं। इसमें
हम क्या कहते हैं, जैसे सबसे छोटी इकाई, आपका क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारे जीन हैं उनकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये जीन गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जीन होती है। ठीक है, मानव जाति में वंशानुक्रमों की कुल संख्या कितनी होती है, हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं, ये 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 23 जोड़ा, चूँकि पेयर में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, 23 जोड़ा केवल, और 22 जोड़े जो होते हैं, 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो 23वां गुणसूत्र होता है सिर्फ वही कारक होता है, या सिर्फ उसी के थ्रू पता कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, जबकि 22 जो गुण होते हैं वो हमारे सेम होते हैं। ठीक है, तो जो 23वां गुणसूत्र है वो ही क्या कहलाता है, मेल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। 23वीं जोड़ी ही एक वंशसूत्र का लंबा छड़ीनुमा होता है जिसे यक्स वंशसूत्र, जबकि दूसरा छोटा या गोल सा होता है, इसे क्या कहते हैं, वाई। आपको पता होगा यक्स और यक्स से अगर दोनों होते हैं तो क्या होता है, फीमेल होता है, और यक्स और वाई होता है तो इससे मेल होता है। ठीक, यानी कि पुरुष बच्चे का जन्म होगा और इससे महिला बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो है सिद्धांत, ये कौन कौन से हैं। बीजमैन का बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, गाल्टन का जीवमितीय सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। मेंडल आपने सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पे खोज की थी, वो मटर के पौधों पे करी थी। लेमार्क का विकासवादी सिद्धांत, लेमार्क को आपने पढ़ा होगा, जो कि जिराफ ऊंची गर्दन वाले था, उस पर रिसर्च करी थी। तो ये 4 हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत, कौन कौन से हैं आप याद रख सकते हैं। लेमार्क का विकासवादी सिद्धांत आप जिराफ से याद रख सकते हैं, मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत आप मटर के पौधे से याद रख सकते हैं, गाल्टन की जीवमितीय सिद्धांत ये शायद आपने ना पढ़ा हो, और बीजमैन या बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये था आपका वंशानुक्रम। वातावरण क्या कहलाता है, वातावरण हमारे किससे बनता है, पर्यावरण से बनता है। पर्यावरण क्या है, परिधन आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है या ढके हुए है, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, जो हमारे आसपास जिस तरह के लोग होंगे, जिस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, जिस तरह की बोली भाषा बोली जाएगी, हमारा भी बिहेवियर उसी तरह से हो जाएगा। जैसे किसी अंग्रेज के बच्चे को अगर आप यहाँ पे ले आएँ, या किसी भी XYZ अपनी कंट्री में भी बहुत तरीके की विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, वेरियस डिफरेंसेस होते हैं, उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाए तो उन बच्चों में भी उसी तरह से बोली भाषा सब चेंज हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, वातावरण। वातावरण की परिभाषा वुडवर्थ के शब्दों में क्या होती है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आते हैं। बाह्य तत्व मतलब जो इन्वायरमेंट, जो अभी हम कह रहे थे हेरिडिटी वंशानुक्रम, उसमें सारे तत्व कैसे आए थे, हमारे अंदर हमारे माँ बाप के जीन्स आए थे, हमारे पैतृक गुण आए थे। ठीक है, लेकिन जो वातावरण है उनमें हमारे अंदर कैसे गुण आएंगे, बाहरी गुण आएंगे, जो हम देखते हैं आसपास का एटमॉस्फेयर, उसी के जैसे ही हम बनते हैं। ठीक है, तो बाह्य तत्व आते हैं जिनमें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। रॉस ने कहा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, और जेम्स वर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता है। ये 2 परिभाषाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव बनता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के ऊपर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, शारीरिक मानसिक विकास के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखेगा, अगर एक्टिव होंगे उसके पेरेंट्स, डिसएक्टिव होंगे, अगर पूजा पाठ करते होंगे तो वो पूजा पाठ करेगा, सुबह सुबह उठ के गाली गलौज करते होंगे तो वो भी गाली गलौज करना सीख जाएगा। तो जिस तरह से उसके घर में क्या होता है, माहौल होता है, वो उसी तरह से चीज़ों को सीखता है। तो ये कैसा होता, मानसिक प्रभाव पड़ेगा। उसके शारीरिक कैसे पड़ेगा, शारीरिक कैसे अंतर पड़ेगा, शारीरिक
मान लिया कोई कुपोषित बच्चा है ना, ठीक, तो वो अगर कुछ सारी बीमारियां हम लोगों को अपने किससे मिल जाती हैं, पेरेंट्स से मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या कहलाता है, वो प्रभाव या वो अंतर क्या कहलाता है, वो शारीरिक अंतर कहलाता है, ठीक है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, किस तरह से, पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इन्वायरमेंट। एजुकेशन के ऊपर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर प्रभावित होता है, शिक्षा पर उसका वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके आसपास शॉर्ट्स देखने वाले बच्चे हैं, है ना, या फिर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, या पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने पीने वाले बच्चे हैं, तो आप हॉस्टल में जा कर के वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो फिर और कुछ बच्चे आपका पता लगे रूममेट बहुत पढ़ता है, तो आप क्या करते हैं, उसको देख देख कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वातावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं, इट मीन्स फैक्टर कौन कौन से होते हैं। बार बार एक ही चीज़ रिपीट होके आती है, आप लोगों को मैं इसीलिए समझाती हूँ कि लिखने का तरीका समझ लीजिए। कैसे, कारक कहें, फैक्टर कहें, महत्व कहें, आवश्यकता कहें, ये सारी चीज़ें लगभग सेम हो जाती हैं। तो कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे बालक के पोषण एवं संरक्षण की दशा होती है, किस तरह से उसको पोषण, खान पान उसका मिल रहा है, टाइम टू टाइम उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या करा जा रहा है, उसको डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। किस तरह से 2 से 5 साल, मतलब जब से बच्चा जन्म लेने से पहले से और लगभग 5 से 10 साल तक बच्चे बहुत केयर मांगते हैं, तो उस तरह से आप उनको किस तरह से उनका पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है। सोशल, सामाजिक वातावरण पर उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से सामाजिक में आंतरिक और बाह्य 2 भागों में बांट दिया जाता है, किस तरह से उसको आंतरिक प्रभाव पड़ेगा और बाह्य प्रभाव पड़ेगा। आंतरिक प्रभाव क्या होता है, आंतरिक प्रभाव जो कि बच्चे के गर्भावस्था से के विकास के समय जो होता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इट मीन्स जो आपने वंशानुक्रम पढ़ा था, जो चीज़ें हमें वंश के थ्रू जो वंशानुक्रम में चली आ रही होती हैं, वो होती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस समय जब ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी मदर उसकी क्या खा रही, क्या पी रही, किस तरह से वो अपने मेडिसिन ले रहे हैं, किस तरह से उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो आंतरिक वातावरण कहलाता है। इसके बाद बाह्य वातावरण होता है, जो उसके जन्म के बाद से शुरू होता है। जन्म लेने से पहले उसका आंतरिक वातावरण डेवलप करता है और उसके जन्म लेने के बाद उसका बाह्य वातावरण। तो विद्यालय की आंतरिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विद्यालय का एनवायरनमेंट कैसा होता है, टाइम विभाजन कैसा होता है, तो ये थे आपका। इसी तरह से इसमें दूसरा टॉपिक भी था इस बच्चे के पास में, ब्रोनर का सिद्धांत क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट या ब्रोनर का सिद्धांत वगैरह एक दूसरे टॉपिक में समझा देंगे। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और किसी भी टॉपिक के लिए आपको किसी भी समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।